Welcome to Commerce followers. How are you today? Better? Okay. Today we will know about 14 principle of Henry Fayol. So now let's start. Before we start 14 principle of Fayol, we must know about Henry Fayol. Henry Fayol was a French mining engineer. He also worked as the director of mine. ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो एज अ डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट इन मैनेजमेंट ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत से एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट फील्ड में करने के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल को डेवलप किए. द प्रिंसिपल आर एक्सप्लेन इन द फेमस बुक दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ड्यू टू दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके, दिस इज समरी चार्ट ऑफ all 14 principles of Henry Fayol. So now let's discuss one by one. Okay, first principle, that is division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds as per their qualities and capabilities. ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वर्क को एम्प्लॉय की क्वालिटीज़ और एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से क्या कर दो, डिवाइड कर दो. अगर हम किसी लार्ज वर्क को एम्प्लॉय की क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ एम्प्लॉय की एक्सपर्टीज़ भी इम्प्रूव होगी. और अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय से जितनी प्रोडक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन की है, जितना आउटपुट एक्सपेक्ट की है, वो अचीव हो जाएगा. Second principle, that is authority and responsibility. Authority is the right to take decision, या हम कहेंगे right to give order. Responsibility means obligation to complete the task as per instruction. Obligation to complete the task as per instruction. According to this principle, ऑथोराइज पर्सन, या हम कहेंगे जिसे अथॉरिटी दी गई है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, अगर वो टास्क को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं करवाता है तो रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा जिसे अथॉरिटी दी गई है. क्लियर है? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कराने की जिसे अथॉरिटी दी गई है, काम अगर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबल भी ऑथोराइज पर्सन होगा. दैट इज क्लियर? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू फेयोल, discipline is the most essential thing in the organization. Employee must obey and respect the rules that govern the organization. Means एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न किए हैं या हम कहें कि बनाए हैं, उसे फॉलो करना और उन्हें रिस्पेक्ट देना ताकि इजीली वे में ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. फोर्थ प्रिंसिपल, that is unity of command. According to this principle, सबॉर्डिनेट या हम कहेंगे एम्प्लॉय को एक ही सुपेरियर से कमांड मिलना चाहिए. अगर सबॉर्डिनेट को मोर देन वन, एक से ज़्यादा सुपेरियर से अगर कमांड रिसीव होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि किसके कमांड को या किसके ऑर्डर को फॉलो करना है. क्लियर है? मीन्स ये अप्रोच को फॉलो करना है, ये वाले अप्रोच को फॉलो नहीं करना है. दैट इज़ राइट अप्रोच, दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सुपेरियर है और वही सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, कमांड दे रहा है. क्लियर है?
यहाँ पर दो सुपीरियर हो गए। अब सबॉर्डिनेट या हम कहेंगे एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या इसकी सुने या इसकी सुने। क्लियर है। फिफ्थ प्रिंसिपल दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन प्लान वन हेड वन ऑब्जेक्टिव। एक बार और, वन प्लान वन हेड वन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्शन देने वाले मैनेजर का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्शन देने वाले मैनेजर का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए और ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को सिंगल प्लान के अकॉर्डिंग वन मैनेजर से डायरेक्शन रिसीव होना चाहिए। क्लियर है। सिक्स्थ प्रिंसिपल दैट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल को लेस इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल को कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाए तो वो जनरल इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, ना के किसी इंडिविजुअल को। क्लियर है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाए वो किसी एक पर्सन को देखते हुए ना लिए जाए, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए लिए जाए। आई होप गॉट इट। सेवन प्रिंसिपल दैट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर वेस्टेड वन हैंड और वन पर्सन। मीन्स पावर और अथॉरिटी एक पर्सन के पास होना। अगर हम बात करें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। बट अगर हम बात करें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। मीन्स पावर और अथॉरिटी को मोर देन वन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो और टाइम भी सेव हो। इस पिक्चर के हिसाब से समझते हैं। बात करें अगर इस पिक्चर की, तो मीन्स सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर और अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर पावर और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ये पर्सन ये चारों को कंट्रोल करेगा, ये पर्सन ये चारों को, ये पर्सन ये दोनों को कंट्रोल करेगा, ये पर्सन ये चारों को। क्लियर है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। एट प्रिंसिपल दैट इज रेमुनरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय को फेयर रेमुनरेशन पे करनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय फाइनेंशियली सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे। एम्प्लॉय फाइनेंशियली सेटिस्फाई होगे तो इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पर पड़ेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हेल्प करते हैं सिस्टमेटिक और ऑर्डरली फ्लो में कम्युनिकेशन करने में टॉप लेवल और लोअर लेवल के दरमियान। अगर हम बात करें कि डी और ए के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, दैट्स कॉल्ड स्कॉलर चेन। ए और जी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज स्कॉलर चेन। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसे बोला गया गैंग प्लैंग। ये वो टर्म है जब इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, तो इमरजेंसी डिसीज़न लेने के लिए
हॉरिजॉन्टल वे में कम्युनिकेशन की जाती है। मीन्स डी जी से कम्युनिकेट करेगा, सी एफ से कम्युनिकेट करेगा, बी ई से कम्युनिकेट करेगा। इसमें क्या होगा, टाइम सेव होगा और डिसीजन इजीली लिए जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। 10 principle, that is order. This principle is based on a place for everything and everything in its place. Means हर चीज़ की एक जगह होती है, उसे उसी जगह पर रखना चाहिए। सिंपल वे में अगर बात करें, राइट पर्सन एट ए राइट प्लेस, राइट पर्सन एट ए राइट प्लेस, ये प्रिंसिपल फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फिजिकल रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉय की क्वालिटी के हिसाब से, एम्प्लॉय की कैपेसिटी के हिसाब से, एम्प्लॉय के स्किल के हिसाब से उन्हें जॉब असाइन कर दे ताकि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स while dividing the work, delegating authority and deciding the monetary term. According to this principle, मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्क डिवाइड करने में, अथॉरिटी को डेलीगेट करने में और मॉनेटरी टर्म डिसाइड करने में एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, बल्कि हर एम्प्लॉय को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Stability of tenure means job security. Job security. According to this principle, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को अश्योर करे, इस चीज़ का यकीन दिलाए कि उसकी जॉब स्टेबल है। मीन्स अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो तुम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ताकि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सिक्योर हो, ताकि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सिक्योर हो और अपना पूरा एफर्ट लगाकर काम करे। अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से इनसिक्योर होगे, अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से इनसिक्योर होगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पर होगा और एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो मिनिमाइज होगा, एज वेल एज आउटपुट या हम कहेंगे प्रोडक्शन भी मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव refers to volunteering to do the work in an innovative way. Means खुद से अपनी मर्जी से इनोवेटिव वे में वर्क करना, या हम कहेंगे एम्प्लॉय की थिंकिंग और आइडिया के अकॉर्डिंग उसे वर्क करने की फ्रीडम या आज़ादी देना। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड न्यू आइडियाज़ एम्प्लॉय को इनकरेज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में। मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉय की आइडियाज़, इनिशिएटिव को वेलकम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बेटर बनाने में हेल्प मिले। ओके, लास्ट एंड 14 प्रिंसिपल, दैट इज स्पिरिट डी कॉप्स। मीन्स टीम वर्क, या फिर हम कहेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर ऑल एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है सब एज अ टीम वर्क की तरह वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो डिफ़िकल्टीज क्विकली सॉल्व होगी।
डिफ़िकल्टीज क्विकली सॉल्व होगी। इसलिए मैनेजर को चाहिए कि वो स्पिरिट ऑफ टीम वर्क क्रिएट करे और अमंग द एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारी अगली वीडियो तक बी हैप्पी।